हेलो एंड वेलकम टू स्टडी IQ। माय नेम इज चांद कुबा एंड आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दैट इज फंडामेंटल राइट्स एंड उसमें भी जो आर्टिकल 12 है जिसमें स्टेट को डिफाइन किया गया है उसकी हम आज यहाँ पर बात करने वाले हैं। नाउ अक्सर ये कहा जाता है कि जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं दे आर नेसेसरी बिकॉज दे इंश्योर कि हमारी जो पॉलिटिकल जस्टिस है वो हमें मिल सके। अब क्या है ये पॉलिटिकल जस्टिस, ये तो खैर हम अपने आने वाली अगली वीडियोस में देखेंगे, लेकिन हमने आज जो देखना है वो ये कि फंडामेंटल राइट्स का नेचर क्या है एंड किस तरह से स्टेट की इंपॉर्टेंस यहाँ पे आ जाती है। स्टेट है क्या? ठीक है, फंडामेंटल राइट्स को कहा जाता है कि दीज आर नेगेटिव ऑब्लिगेशंस ऑन द पार्ट ऑफ द स्टेट, यानी कि ये स्टेट के ऊपर प्रोहिबिशंस इंपोज करते हैं। फॉर एग्जांपल ये कहा जाता है कि दे प्रोहिबिट द स्टेट फ्रॉम एक्टिंग अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ इंडिविजुअल्स, जैसे कि आर्टिकल 15 में कहा गया है कि भाई स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट द सिटीजंस ओनली ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम। यानी कि यहाँ पे स्टेट को मना कर दिया गया कि आप सिटीजंस के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेट नहीं करोगे इन 5 ग्राउंड्स पे। इसी तरह से आर्टिकल 16 में भी कहा गया कि भाई जब स्टेट गवर्नमेंट जॉब्स प्रोवाइड कर रही है तो आप सिटीजंस के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेट नहीं करोगे on these 7 grounds, that is religion, race, caste, sex, descent, place of birth, residence or any of them। अब ये स्टेट के ऊपर यहाँ पर हमने क्या कहा, नेगेटिव ऑब्लिगेशंस यहाँ पर इंपोज की गई। इसी तरह से कुछ पॉजिटिव ऑब्लिगेशंस भी फंडामेंटल राइट्स में स्टेट के ऊपर इंपोज की जाती हैं। फॉर एग्जांपल आप देखिए आर्टिकल 21A में क्या कहा गया कि भाई आर्टिकल 21A में कहा गया स्टेट जो है प्रोवाइड करेगी हमें एजुकेशन, दैट इज राइट टू एजुकेशन। द स्टेट शेल provide free and compulsory education to all the children between the age of 6 to 14 in such so यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर स्टेट के ऊपर यहां पर हमने पॉजिटिव ऑब्लिगेशंस एंड स्टेट के ऊपर ही हमने नेगेटिव ऑब्लिगेशंस इंपोज कर दी। अब स्टेट का मतलब क्या है, कौन कौन स्टेट की कैटेगरी में आ जाता है वो बताया गया है हमें आर्टिकल 12 में। व्हाट कम्स अंडर द एम्बिट ऑफ स्टेट, ये जो है फॉर द पर्पस ऑफ फंडामेंटल राइट्स, ये हमें आर्टिकल 12 डिफाइन करता है। क्या कहता है आर्टिकल 12, वो हम यहां पर देख लेते हैं। कहते हैं जी इन दिस पार्ट दैट इज पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अनलेस द कंटेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्स द स्टेट इंक्लूड। स्टेट में ये 4 चीजें आ जाएंगी। सबसे पहला तो क्या, द गवर्नमेंट एंड द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, वेरी सिंपल, गवर्नमेंट एंड द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया आ गया। दूसरी बात यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट आ गया और पार्लियामेंट आ गया, स्टेट गवर्नमेंट आ गया एंड स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली आ गई। फिर तीसरी बात कहता है जी ऑल लोकल अथॉरिटीज एंड चौथा क्या, अदर अथॉरिटीज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया और अंडर द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब ये जो 2 यहां पर पॉइंट है, दैट इज ऑल लोकल अथॉरिटीज का क्या मतलब है एंड फोर्थ पॉइंट अदर अथॉरिटीज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, इसका क्या मतलब है, ये थोड़ा सा इशू हमें समझना है बिकॉज आर्टिकल 12 में इतना ही कहकर छोड़ दिया गया कि भाई ये स्टेट में आएंगे। अब लोकल अथॉरिटीज ये एक वेग टर्म है, इसको अगर हमें ढूंढना हो या डिफाइन करना हो तो कैसे करेंगे। देखिए सेक्शन 3 क्लॉज 31 जो है जनरल क्लॉजेस एक्ट का, वो एक बार पढ़ने की जरूरत है टू डिफाइन ऑल लोकल अथॉरिटीज। ऑल लोकल अथॉरिटीज जो है ये सेक्शन 331 में यहां पर जनरल क्लॉजेस एक्ट में दिया गया है। कहता है जी लोकल अथॉरिटी शैल मीन म्युनिसिपल कमेटी, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, body of port commissioners or other authority legally entitled to or entrusted by the government with the control and management of municipal और local fund। बेसिकली यहाँ पर आपकी म्यूनिसिपैलिटीज, इनफैक्ट आपकी जो पंचायती इंस्टीट्यूशंस हैं वो सारे जो है लोकल बॉडीज में आ जाते हैं। एंड जनरली जो टर्म भी यूज की जाती है, हम बोलते हैं कि देयर आर 3 tiers ऑफ गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट्स। सो लोकल गवर्नमेंट्स में वो जो सारी लोकल बॉडीज हैं वो आ जाती हैं, चाहे वो जिला परिषद हो एंड चाहे वो पंचायत हो, चाहे वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हो, राइट। सो ये सारी जो है वो लोकल अथॉरिटी में आ जाता है। फिर फोर्थ पॉइंट जो था अदर अथॉरिटी विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया और अंडर द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब ये एक अगेन कंफ्यूजिंग एंड बहुत ही वेग सी यहां पर इन्होंने टर्मिनोलॉजी यूज की गई है। अब इसका जो फाइनल, देखिए बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस यहां पर हुए, बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट में केसेस गए हैं इस मुद्दे पर भी, बट एक फाइनल जो जजमेंट इस इशू को सेटल डाउन करती है वो है अजय हासिया की जजमेंट। यहां पर 1980 की ये जजमेंट है, अजय हासिया वर्सेस खालिद मुजिब। अब सुप्रीम कोर्ट की एक बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट है एंड इस जजमेंट को लिखा गया है जस्टिस PN भगती द्वारा। एंड इसमें क्या कहा गया है, बेसिकली इसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक 6 फैक्टर्स का या एक 6 पॉइंट्स का टेस्ट ले डाउन किया एंड सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो अथॉरिटीज या जो कॉर्पोरेशंस या जो सोसाइटीज
इन 6 पॉइंट्स में से किसी एक पर भी खरी उतरती हैं तो उन सबको हम अदर अथॉरिटीज मानेंगे, यानी कि वो विद इन द स्टेट आ जाएंगी एंड उनके ऊपर भी वही नेगेटिव और वही पॉजिटिव ऑब्लिगेशंस अप्लाई होंगी जो कि सारे फंडामेंटल राइट्स में दी गई हैं। सो बेसिकली 6 फैक्टर टेस्ट जो है वो यहां पर इन्होंने दिया है इस केस में, 6 फैक्टर टेस्ट टू डिटरमाइन वेदर एन इंडिविजुअल, कॉर्पोरेशन और अ सोसाइटी वाज एजेंसी ऑफ द स्टेट और इंस्ट्रूमेंटलिटी ऑफ द गवर्नमेंट एंड देयरफॉर फॉलिंग अंडर द डेफिनेशन ऑफ आर्टिकल 12 फॉर द पर्पस ऑफ फंडामेंटल राइट्स। क्या है वो 6 फैक्टर्स, वो यहां पर हम देख लेते हैं। सबसे पहला क्या है, वेदर द शेयर कैपिटल ऑफ द कॉर्पोरेशन इज हेल्ड बाय द गवर्नमेंट। अब देखिए बहुत सारी हमारी PSUs हैं, बहुत सारे हमारे पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं जहां पर शेयर कैपिटल जो है वो गवर्नमेंट की होती है, यानी कि गवर्नमेंट की ऑन्ड इंस्टीट्यूशंस ये रहते हैं। अब वो 50% से ज्यादा भी हो सकता है, 75% से ज्यादा भी हो सकता है, या फिर उसमें कम भी हो सकता है, पार्शियल ऑनरशिप भी हो सकती है। सो बेसिकली जो भी PSUs हैं जहां पर गवर्नमेंट का शेयर कैपिटल है वो सारी यहां पर क्या आ गया, वो सारे यहां पर स्टेट की डेफिनेशन में आ गए, चाहे वो ONGC हो, चाहे वो न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया हो, पब्लिक सेक्टर बैंक्स, PNB, SBI सॉरी। सो ये सारे जो है यहां पर यहां पे टेस्ट के तहत खरे उतर रहे हैं। दूसरा टेस्ट क्या है, वेदर द फाइनेंशियल असिस्टेंस ऑफ द स्टेट मीट्स ऑलमोस्ट द एंटायर एक्सपेंडिचर ऑफ द कॉर्पोरेशन और अ सोसाइटी। मान लीजिए कोई कॉर्पोरेशन है, उसको मैक्सिमम जो पैसा है वो स्टेट की तरफ से आ रहा है या सरकार की तरफ से आ रहा है, तो वो भी इस डेफिनेशन में आ जाएगी। जैसे कि बहुत सारे हम स्कूल्स देखते हैं या कॉलेजेस देखते हैं, यूनिवर्सिटीज देखते हैं। अब उन यूनिवर्सिटीज की जो खुद की इनकम होती है वो बहुत ही कम होती है एंड मैक्सिमम जो फंडिंग है वो उन यूनिवर्सिटीज को जो मिलती है वो गवर्नमेंट की तरफ से मिलती है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट दे चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट दे। अब इस केस में वो सभी यूनिवर्सिटीज जो है वो स्टेट की डेफिनेशन में आ जाएंगी, यानी कि वो सभी यूनिवर्सिटीज के ऊपर वो सभी नेगेटिव एंड पॉजिटिव ऑब्लिगेशंस लगेंगी जो कि फंडामेंटल राइट्स में हमारे को दी गई है। थर्ड क्या है, वेदर द कॉर्पोरेशन एंजॉयज अ स्टेट कॉन्फर्ड और अ स्टेट प्रोटेक्टेड मोनोपोली। वेरी नाइस टेस्ट, ये भी बहुत ही शानदार। अब क्या कहता है, मान लीजिए एक कंपनी है, कल को स्टेट गवर्नमेंट कहे या सेंट्रल गवर्नमेंट कहे कि बस यही कंपनी जो है पूरे भारत में टेलीकॉम सर्विसेज प्रोवाइड करेगी, चाहे वो प्राइवेट कंपनी हो चाहे वो पब्लिक कंपनी हो। अगर एक कंपनी को आपने मोनोपोली दे दी या सरकार की वजह से उस कंपनी की मोनोपोली प्रिजर्व हो रही है तो वो कंपनी जो है स्टेट की डेफिनेशन में आ जाएगी। फॉर एग्जांपल यहां पर क्या है, न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। अब न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो है एक ऐसी कंपनी है जिसको आपने मोनोपोली यानी कि स्टेट ने मोनोपोली दे रखी है अपने इस फील्ड में, न्यूक्लियर पावर जनरेट करने के फील्ड में, दैट दे विल रन ऑल द न्यूक्लियर पावर प्लांट्स। नाउ इसके अलावा किसी और कंपनी को ये काम नहीं दिया जा रहा। सो इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो है एक ऐसी मोनोपोली एंजॉय कर रही है जो कि स्टेट कॉन्फर्ड है या फिर स्टेट प्रोटेक्टेड है। तो ये कहां पर आ गया, ये हमारी थर्ड टेस्ट के अकॉर्डिंग ये स्टेट की डेफिनेशन में आ जाएगा। फोर्थ टेस्ट क्या कहता है, वेदर देयर इज डीप एंड प्रिवेसिव स्टेट कंट्रोल। अब देखिए बहुत सारी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स आ चुकी हैं एंड सुप्रीम कोर्ट ने अगेन ये जजमेंट्स बार बार जो है बैंक्स के केस में आती हैं। सो जहां पर भी सुप्रीम कोर्ट का बहुत ही सब्सटेंशियल कंट्रोल आ जाए, सुप्रीम कोर्ट एक कंपनी या कॉर्पोरेशन या एक बैंक के कर्मचारियों को हटा रही है, स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट किसी कर्मचारियों को हटा रही है, मैनेजमेंट को हटा रही है या मैनेजमेंट को अपॉइंट कर रही है। सो जहां पर भी स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट का इस तरह से कंट्रोल हो किसी कॉर्पोरेशन में, किसी एजेंसी में, किसी ऑर्गेनाइजेशन में, जहां पर वो मैनेजमेंट को इधर उधर कर रहे हो या फिर और वहां पर एक्शंस ले रहे हो जहां से पूरा स्ट्रक्चर चेंज हो सकता हो, वो भी यहां पर स्टेट की डेफिनेशन में फॉल करेगा। फिफ्थ क्या है जी, वेदर द फंक्शन ऑफ द कॉर्पोरेशन आर ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस एंड क्लोजली रिलेटेड टू द गवर्नमेंटल फंक्शंस। नाउ देखिए सबसे पहले तो यहाँ पर पब्लिक इंपॉर्टेंस के फंक्शंस जो कि गवर्नमेंट हमें प्रोवाइड करती है, जैसे रोड की फैसिलिटी हो गई, इलेक्ट्रिसिटी की फैसिलिटी हो गई, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी हो गई, हेल्थ फैसिलिटी हो। अब अगर मान लीजिए डिस्कॉम्स का एग्जांपल लेते हैं। अब डिस्कॉम्स क्या होती हैं जी, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज, जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज होती हैं वो बेसिकली गवर्नमेंट का नेचर का फंक्शन कर रही हैं, क्योंकि गवर्नमेंट की जिम्मेवारी है हमें पावर सप्लाई करना। इट इज द फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट टू सप्लाई पावर टू अस। अब अगर कोई प्राइवेट कंपनी, जैसे अब टाटा जैसी कंपनीज हैं या रिलायंस जैसी कंपनीज जो हैं, वो हमें इस फंक्शन को प्रोवाइड कर रही हैं या इस पावर को प्रोवाइड कर रही हैं, इनको भी सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर इस टेस्ट के तहत यहां पर स्टेट की डेफिनेशन में लाकर खड़ा कर दिया है।
यानी कि जो भी फंक्शन, जो भी कंपनीज होंगी जो सरकारी काम कर रही हैं या जो ऐसा काम कर रही हैं कि जो असल में वो सरकार का काम था, वो सभी कंपनीज भी यहां पर क्या होंगी, वो सभी कॉर्पोरेशंस भी यहां पर स्टेट का हिस्सा मानी जाएंगी। फिर सिक्स्थ टेस्ट क्या है, वेदर अ डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट हैज बीन ट्रांसफर्ड टू अ कॉर्पोरेशन। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए यहां पर आज एक रेलवेज का कोई डिपार्टमेंट है, सरकार के मन में आता है कि भाई क्योंकि ये डिपार्टमेंट है इसमें अच्छे से फंक्शन नहीं हो पा रहा है एंड बेहतर तरीके से फंक्शन होगा अगर हम इस डिपार्टमेंट को कंपनी या कॉर्पोरेशन बना दें। और सरकार क्या करती है, उस एक डिपार्टमेंट को, सरकारी डिपार्टमेंट को, क्योंकि देखिए सरकारी डिपार्टमेंट में कौन हेड होगा, आईएएस ऑफिसर हेड होगा एंड वो उसको चला रहा होगा, यानी कि उनकी पूरी टीम होगी, मैनेजमेंट होगी। बट अगेन क्योंकि सरकारी काम है, कॉर्पोरेशन में क्या होगा, करप्शन भी होगा एंड इनएफिशिएंसी भी होगी। सरकार को लगता है कि यार इसको ना एक कंपनी बना देते हैं, कल को इससे पता चलेगा कि इसने कितना काम किया, कितना रेवेन्यू जनरेट किया, कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ। एक कंपनी की फॉर्म में इसको ज्यादा बेहतर तरीके से चलाया जा सकता है। अब मान लीजिए उस डिपार्टमेंट को आपने एक कंपनी बना दिया, अब बेसिकली ऐसी कोई भी कॉर्पोरेशन होगी तो सुप्रीम कोर्ट ने उस टेस्ट में कहा कि भाई वो भी जो है स्टेट की डेफिनेशन में आ जाएगी। सो बेसिकली ये जो फोर्थ पॉइंट था, जो आर्टिकल 12 का फोर्थ पॉइंट था कि अदर अथॉरिटी, अब ये जो है अदर अथॉरिटी, बेसिकली अदर अथॉरिटी को यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने डिफाइन कर दिया विद अजय हासिया केस। यहां पर 4 टेस्ट दे दिए गए हैं एंड बताया गया कि इन 6 टेस्ट बेसिकली दे दिए गए हैं एंड बताया गया कि इन 6 टेस्ट के अकॉर्डिंग जो भी एजेंसी फॉल करेगी, जो भी कॉर्पोरेशन फॉल करेगी, वो स्टेट की डेफिनेशन में आ जाएगी एंड उसके ऊपर वही ऑब्लिगेशंस, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, अप्लाई होंगी जो कि बाकी स्टेट के ऊपर अप्लाई होती हैं। सो ये है जी आर्टिकल 12। आर्टिकल 12 को समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है एंड इसी के बाद हमारी फंडामेंटल राइट्स की जर्नी शुरू होती है। सो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा एंड अगर आपके कोई एग्जांपल्स हो, कोई विचार हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें एंड अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।